सिस्टम वेबसाइट मीडिया के जिला अस्पताल एनालिसिस प्रोग्राम के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। सिस्टम का सच, एक आवाज भ्रष्ट सिस्टम तथा गोदी मीडिया के खिलाफ। कहा जाता है कि ढोंग की जिंदगी से बेहतर ढंग की जिंदगी होती है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को यह बात समझ में नहीं आती। ये भ्रष्टाचारी आस्तीन के वो सांप हैं जो सरकार की आस्तीन में ही छुपकर बैठे रहते हैं और सरकार को ही डसते रहते हैं। ये अपने कर्मकांडों पर पर्दा डालने के लिए मीडिया से अदाएं तवाइफों जैसी और वफाएं कुत्तों जैसी चाहते हैं, लेकिन जब बात खुद की आ जाए तो ये उस सरकार से भी अपनी वफादारी नहीं निभाते जिस सरकार की बदौलत इनकी दाल रोटी चलती है। जिला अस्पताल गोरखपुर तथा महिला जिला अस्पताल गोरखपुर समेत सीएमओ कार्यालय गोरखपुर में बैठे तमाम ब्रह्म बाबाओं के कर्मकांडों और भ्रष्टाचारों का काला चिट्ठा अब तक 3 पार्ट में आप देख चुके हैं। आज चौथे पार्ट के प्रसारण के पूर्व ही इन भ्रष्टाचारियों की तरफ से सिस्टम वेबसाइट मीडिया को लीगल नोटिस की आड़ में धमकी दी गई है कि चौथे पार्ट का प्रसारण न किया जाए। जनता और सरकार को लूटने वाले इन भ्रष्टाचारियों और 2 नंबरी हजरातों से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यदि वाकई मुझे रास्ते से हटाना, डराना या चुप कराना है तो लीगल नोटिस वोटिस मुकदमा जेल बेल प्रताड़ना का चक्कर छोड़ो और सीधा सीधा मेरे नाम की सुपारी निकालो, क्योंकि इसके अलावा अब तुम्हारे पास और कोई भी विकल्प शेष नहीं रह गया। वर्तमान परिवेश में भ्रष्टाचार और कदाचार मुक्त शासन प्रशासन की स्थापना ही उत्तर प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है तथा सिस्टम वेबसाइट मीडिया द्वारा प्रसारित खबरों का एकमात्र उद्देश्य भी यही है कि सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कदाचार की खबरों को तथ्यों तथा साक्ष्यों समेत उजागर कर उसे जनता और सरकार के सामने लाया जाए। जिला अस्पताल एनालिसिस रिपोर्ट के नाम से प्रसारित की जा रही इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पूर्णतः उन दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है जिनमें तमाम शिकायतें, जांच तथा जांच रिपोर्ट शामिल हैं। सूत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर उनकी गोपनीयता का ध्यान रखा गया है, क्योंकि सूत्रों द्वारा संकलित महत्वपूर्ण सूचनाएं भी इस रिपोर्ट में शामिल हैं। प्रसारित खबर तथा सिस्टम वेबसाइट मीडिया के विरुद्ध आपत्ति अथवा लीगल नोटिस सिस्टम वेबसाइट मीडिया के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जा सकता है। साक्ष्यों सहित प्रेषित लीगल नोटिस अथवा आपत्ति का संतोषजनक हल 72 घंटों के अंदर हर हाल में दिया जाए। जिला अस्पताल गोरखपुर के कार्यवाहक प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक राजेंद्र कुमार पर वसूली, कमीशनबाजी, साजिश रचने तथा आकंठ भ्रष्टाचार में गोते लगाने के कई मामलों की जांच कई प्लेटफॉर्म पर चल रही है। रिश्वतखोरी की खातिर फर्जी सिटी स्कैन और मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाकर निर्दोषों को जेल भिजवाने के मामले में ये साहब पहले ही प्रथम दृष्टया दोषी ठहराए जा चुके हैं। डॉक्टरी के मामले में रेडियोलॉजिस्ट की डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर राजेंद्र के कारनामे यह बताते हैं कि जालसाजी में भी इन्होंने मास्टर ऑफ ऑनर्स की डिग्री हासिल की है। ये हम नहीं कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बल्कि एडी हेल्थ की रिपोर्ट यह बता रही है कि आपने अपने कर्मकांड छिपाने के लिए मेडिको लीगल रजिस्टर के पन्नों को फाड़कर उसकी जगह कूट रचित पन्ना चस्पा करने की वाहियात और नाकाम कोशिश की, जो सफल नहीं हुई। आप जानते थे कि मेडिको लीगल रजिस्टर अक्सर अदालत में तलब की जाती है, फिर भी आपने ऐसा कारनामा किया जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अरे झूठ का ये धंधा है, माल पानी आजकल झूठे को है मिलता, माल पानी आजकल झूठे को मिलता। हे रंग और ढंग ही निराला है झूठ का, रंग और ढंग ही निराला है झूठ का। अरे रंग और ढंग ही निराला है झूठ का, कौन कहता है वो काला है झूठ का। सिर्फ इतना ही नहीं, कार्यवाहक एसआईसी डॉक्टर राजेंद्र कुमार ठाकुर साहब ने तो सीएम और डिप्टी सीएम के आदेशों की भी लंका लगा डाली है। आप अच्छी तरह जानते हैं भ्रष्टाचारी साहब कि PSARA पसारा लाइसेंस सुरक्षा गार्ड सर्विस प्रोवाइड करने वाली फर्मों के लिए एक ऐसा आवश्यक लाइसेंस है जिसके बगैर कोई भी संस्था अपने सिक्योरिटी गार्ड को किसी सरकारी संस्थान में ड्यूटी के लिए नहीं रखवा सकती। इस संबंध में सीएम और डिप्टी सीएम का भी स्पष्ट आदेश आ चुका है कि सरकारी संस्थानों में सुरक्षा गार्ड पसारा लाइसेंस धारकों से ही लिए जाएंगे। NHM की तत्कालीन MD अर्पणा यू ने आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया था कि जो सुरक्षा गार्ड प्रोवाइडर्स कंपनी
कंपनियां उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय से पंजीकृत हो, उन्हीं से सुरक्षा गार्ड का टेंडर जेम पोर्टल के माध्यम से लेना है। लेकिन आपने तो सीएम, डिप्टी सीएम, एमडी सबके आदेशों को धूल चटाते हुए उस तहसीलदार सिंह सिक्योरिटी सर्विसेज को सुरक्षा गार्डों का टेंडर दे दिया, जो पसारा या उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय से रजिस्टर्ड ही नहीं है। सूत्र बताते हैं राजेंद्र कुमार साहब कि आपने सीएम, डिप्टी सीएम और शासन के आदेशों को ठुकराकर तहसीलदार सिंह सिक्योरिटी सर्विसेज को सुरक्षा गार्डों का टेंडर कमीशनबाजी के उन 25 लाख रुपयों की लालच में दिया, जो आपको इस टेंडर के बदले में तहसीलदार सिंह सिक्योरिटी सर्विसेज से मिले हैं। ठीक इसी तरह आपने 2 करोड़ का टेंडर भी कमीशनबाजी के चक्कर में एनएचएम घोटाले के आरोपी, उसके सहयोगी और उसके रक्त संबंधियों को दे दिया, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। आखिर कितनी भूख है आपको पैसे की, राजा हरिश्चंद्र कार्यवाहक एसआईसी राजेंद्र ठाकुर साहब? कहां से आता है इतना रुपया आपके पास? सूत्र बता रहे हैं कि अभी हाल ही में अपने सगे संबंधी के लिए 1 करोड़ रुपए देकर आपने एमबीबीएस की सीट खरीदी है। खैर छोड़िए, क्योंकि जो लोकायुक्त जांच आपके खिलाफ खुल चुकी है, उस जांच से आपकी काली कमाई के सारे गठबंधन की सभी गांठें खुद ब खुद खुलकर बाहर आने वाली। रिश्वतखोरी और घपले का माल डकारने में एसआईसी साहब का पाचन तंत्र बड़ा सॉलिड टाइप का है। ये छोटा से लेकर मोटा तक सब पचा जाते हैं। जिला अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों के भोजन की व्यवस्था का मामला हो या टेंडरों में कमीशनबाजी का, फर्जी सिटी स्कैन और मेडिको लीगल रिपोर्ट का मामला हो या हड्डी के ऑपरेशन में लगने वाले इम्प्लांट मटेरियल का, नर्सिंग स्टाफों के ड्यूटी पटल में कमीशनबाजी का मामला हो या मरीजों से इलाज के नाम पर वसूली का, 25 लाख रुपए देकर अपना ट्रांसफर रुकवाने का मामला हो या फिर 25 लाख रुपए के लिए सीएम, डिप्टी सीएम के आदेशों को दरकिनार कर गार्डों की नियुक्ति करने का मामला हो, इन सभी मामलों में हमारे राजा हरिश्चंद्र टाइप के कार्यवाहक एसआईसी राजेंद्र कुमार ठाकुर के खिलाफ जांच से लेकर लोकायुक्त जांच सब खुल चुकी है और साहब अपनी भ्रष्टाचारी मंडली के साथ कई दरवाजों पर जा जाकर अपना मत्था टेकते हुए खुद को निर्दोष बताने में लगे हुए हैं। गोरखपुर के तत्कालीन एमडी हेल्थ ने अपने पत्र में यह माना भी था और बताया भी था कि जिला महिला अस्पताल से लेकर जिला अस्पताल गोरखपुर में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। उस पत्र में यहां तक लिखा था तत्कालीन एडी साहब ने कि जिला अस्पताल की व्यवस्था पर राजेंद्र कुमार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, इसलिए इन्हें हटाकर इनकी जगह पूर्णकालिक प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक की तैनाती की जाए। जिला अस्पताल से लेकर महिला जिला अस्पताल में कार्यरत लैब टेक्नीशियन वीबी सिंह हो या शेष चौधरी, डॉक्टर सुमन हो या एसआईसी राजेंद्र ठाकुर, ये सब के सब कैरेक्टर अपना ट्रांसफर रुकवा कर या मैनेज कर 20-20, 25-25 सालों से यदि यहाँ जमे हैं, तो आखिर क्यों? अगर आज इनके सभी के खिलाफ लोकायुक्त जांच खुली है तो आखिर क्यों? क्या लोकायुक्त जांच ऐसे ही किसी के खिलाफ खुल जाती है? नहीं, बल्कि बगैर ठोस सबूत के लोकायुक्त जांच तो खुलती ही नहीं है। सूत्र बताते हैं कि जिला महिला चिकित्सालय में नियम विरुद्ध तरीके से पिछले लगभग 25 सालों से तैनात वीबी सिंह के इशारे पर ही लगभग हर ठेका और टेंडर मैनेज होता है। यहाँ तक कि यदि एसआईसी साहब को लघुशंका के लिए भी जाना हो तो वो अपने बड़े भैया अर्थात वीबी सिंह से इजाजत लेते हैं। ठेका टेंडर के इसी मैनेज गेम के तहत एसआईसी राजेंद्र कुमार सूरज कुंड के एक सिंधी परिवार पर इतना मेहरबान हो गए कि अब तक धीरे धीरे कर उस परिवार की महिला को इन्होंने लगभग 20 से 25 लाख का टेंडर दे डाला है। उस परिवार की महिला अक्सर एसआईसी साहब के इस जिला अस्पताल परिसर में दिखाई पड़ जाती है। एक शिकायतकर्ता का यहाँ तक कहना है कि इस सिंधी परिवार द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण की शिकायत पर शिकायतकर्ता को इन्हीं लोगों के जरिए धमकी दिलवाई गई। यदि साहब के कॉल डिटेल की जांच हो जाए तो सिंधी परिवार से इनके कनेक्शन और इस परिवार को मिले ठेके पट्टों को लेकर कुछ और सनसनीखेज खुलासे सामने आ सकते हैं। बहरहाल एसआईसी साहब के ठेके पट्टों की मेहरबानी से इस सिंधी परिवार ने हाल ही में एक लग्जरी गाड़ी खरीदी है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में मरीज माफिया विकास सिंह की वापसी से लेकर
न्यूनतम अनुभव रखने वाले फार्मासिस्ट अजय सिंह की स्टोर में नियुक्ति तक और इमरजेंसी में डॉक्टर सुमन की तैनाती से लेकर 23 सालों से जमे लैब टेक्नीशियन शेष चौधरी पर बरसने वाली कृपा तक के सभी पूर्व नियोजित कार्यक्रम तब से फलीभूत होने शुरू हुए हैं जब से कार्यवाहक एसआईसी राजेंद्र कुमार ने अपनी हाजिरी इस लैब टेक्नीशियन वीबी सिंह के दरबार में लगानी शुरू कर दी। 23 साल से जिला अस्पताल में जमे लैब टेक्नीशियन शेष चौधरी पर भी कई तरह की जांचें चल रही हैं। जिला महिला अस्पताल में लगभग पिछले 25 वर्षों से जमा बैठा लैब टेक्नीशियन वीबी सिंह इस आकंठ भ्रष्टाचार का महानायक तब से बना जब एसआईसी राजेंद्र कुमार का तबादला निरस्त कराने के मामले में इस वीबी सिंह का नाम अंदर खाने में लिया जाने लगा। अपने आप को सत्ताधारी पार्टी का काफी करीबी बताकर भौकाल टाइट करने वाले इस लैब टेक्नीशियन के बारे में एक माननीय द्वारा की गई शिकायत यह बताती है कि वीबी सिंह अंगूरी के आगोश में डूबकर अपने सहकर्मियों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने वाला एक ऐसी महान विभूति है जिसके खिलाफ शासन से अभियोजन चलाने की अनुमति मिल चुकी है। वीबी सिंह का तबादला अयोध्या हो जाने के बाद भी यह शख्स यहीं पर जमा रहा और इस शख्स के भ्रष्ट आचरण की रिपोर्ट पर तत्कालीन मंडलायुक्त पी गुरु प्रसाद द्वारा भी अपनी मुहर लगाई जा चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में प्रदेश के डिप्टी सीएम कार्यालय से इस भ्रष्ट वीबी सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीजी हेल्थ को भी निर्देशित किया जा चुका है। सूत्र तथा जांच के क्रम में लगे तमाम शिकायती प्रार्थना पत्र तथा सबूत यह बता रहे हैं कि जिला अस्पताल गोरखपुर से लेकर महिला जिला अस्पताल गोरखपुर तक चल रहा भ्रष्टाचार, लूट खसोट और डकैती का यह नंगा नाच महिला जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन वीबी सिंह तथा जिला अस्पताल के कार्यवाहक एसआईसी राजेंद्र कुमार तथा लैब टेक्नीशियन शेष चौधरी के आपसी मिलीभगत का परिणाम है। इन तीनों की तिकड़ी और तिकड़मबाजी के शिकार बन चुके शिकायतकर्ता तथा पीड़ितों ने तो इनका नामकरण करते हुए इन्हें रंगा, बिल्ला और करिया तक की संज्ञा दे डाली है। खिलाफ जब से लोकायुक्त जांच खुली है तब से इनकी तिकड़ी के बीच एक बिन बुलाया मेहमान भी अपनी चाकरी करने पहुंच गया है। एक कहावत है कि माया से माया मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। इन भ्रष्टाचारियों के पास चाकरी करने पहुंचे इस बिन बुलाए मेहमान का नाम वीरेंद्र राय है। इस टैक्स चोर बनाम आरटीआई माफिया वीरेंद्र राय की खुजली इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मेरे द्वारा कराई गई जांच और खुलासे ने इसके 2 नंबरी धंधों को इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि वो चोट इसके पेट पर असर करती हुई इसके दिल के जरिए इसके दिमाग तक जा पहुंची है। ये मेरे पारिवारिक मामलों में दर्ज मुकदमे को बड़ा अहम सबूत बताकर पोस्टमैन की तरह चिट्ठियां लहराता कभी झोला छापों के पास पहुंचता है तो कभी अवैध अस्पताल संचालकों के पास। बिजली विभाग में गिराकर पीटा गया यह साइको ये चिट्ठियां लेकर इन भ्रष्टाचारियों की मदद करने अब पहुंचा है। अगर वाकई में ये चिट्ठियां और ये फर्जी रद्दी पन्ने मेरे खिलाफ सबूत हैं तो फिर ये टैक्स चोर खुद कार्रवाई कराने की बजाय औरों के पास क्यों भागता फिर रहा है? वो इसलिए क्योंकि असल माजरा तो यह है कि सत्यम को हॉस्पिटल केस के मामले में पुलिस केस डायरी का वो पन्ना निकलकर अब अदालत के सामने आ चुका है जिसमें पुलिस द्वारा यह लिखा गया है कि सत्यम हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन इसी वीरेंद्र राय ने कराया था। अदालत के सामने यह पन्ना आने पर इस टैक्स चोर को यह एहसास हो चला है कि आज नहीं तो कल सत्यम हॉस्पिटल प्रकरण केस तथा उससे जुड़े गैंगस्टर केस में इसका नाम भी बढ़ाया और जोड़ा जाएगा। सूत्र बताते हैं कि वीरेंद्र राय एसआईसी राजेंद्र ठाकुर के चेंबर में घंटों तक जाकर इस उम्मीद में बैठ रहा है कि आज नहीं तो कल उसकी घटिया दवाइयां
जिला अस्पताल से लिखी जाने लगेंगी और बाहर बेची भी जाने लगेंगी। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एकत्र साक्ष्यों का विधिवत परिशीलन करते हुए इन साक्ष्यों को ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई के लिए DG हेल्थ के सामने रखा है। इन भ्रष्टाचारियों को हाईकोर्ट से भी राहत मिलने के आसार न के बराबर हैं, क्योंकि वहां भी इनके खिलाफ कैविएट फाइल की जा चुकी है। लोकायुक्त जांच का सिकंजा तो इन पर कस ही चुका है। साथ ही इन सभी के विरुद्ध डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स अर्थात अनुपातहीन संपत्ति की जांच खुलवाने की कवायद भी तेज कर दी गई है। मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूं भ्रष्टाचारी साहब, और मैं यह भी जानता हूं कि मेरे चाहने से न ये 2 नंबरी लोग सुधरेंगे और न आप जैसे भ्रष्टाचारी। इसलिए मुझे चोरों से उतनी नफरत नहीं है जितनी आप जैसे सीनाजोरों से है। जहां चोर नजर बचाकर और झुकाकर चोरी करता है और पकड़े जाने पर माफी मांगने लगता है, वहां मैं भी अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। लेकिन आप जैसे लोग जब गलत काम को ताल ठोक कर अपना विशेषाधिकार बताने लगते हैं तो मेरी मोहब्बत आप जैसों के लिए परवान चढ़ने लगती है। यकीन ना आए तो एक दिन यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक जाकर देख आइए कि गलत काम को अपना विशेषाधिकार समझने वाले 14 लोक सेवक लोग न्यायालय से किस तरह रहम की भीख मांग रहे हैं। भ्रष्टाचारी SIC राजेंद्र कुमार, VB सिंह के साथ शेष चौधरी ने भी मुझे लीगल नोटिस भेजते हुए खबर को डिलीट करने, आगे खबर न प्रसारित करने के लिए धमकी भरी नोटिस भेजते हुए अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। तीनों नोटिस अपने अधिवक्ता की ईमेल ID से भेजने की बजाय अलग अलग ईमेल ID से भेजी गई है। नोटिस BNS में भेजने की बजाय IPC में भेजी गई है और नोटिस में धमकी की धारा 506 की जगह 503 लिखा गया है। नोटिस पर अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन नंबर, COP नंबर, पता कुछ भी अंकित नहीं है और न ही किसी अधिवक्ता का हस्ताक्षर है। साथ ही नोटिस में धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। एक अधिवक्ता द्वारा लीगल नोटिस में इतने भारी ब्लंडर मिस्टेक किए जाने की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए आपके इस नोटिस को फर्जी मानते हुए मैं यही सार्वजनिक तौर पर इसे फाड़ता हूं, क्योंकि आप जैसे भ्रष्टाचारियों को सार्वजनिक तौर पर इससे अच्छा जवाब नहीं दिया जा सकता। Hey!